अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। कल हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर देखा था, उसे पढ़ा था, समझा था और उसमें हमने रिवर्सिबल रिएक्शन और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा था और उसके अलावा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश भी की थी। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, समझने वाले हैं, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले जो डायनामिक वर्ड है ना, इसको हम समझें कि डायनामिक जो मतलब है, यानी डायनामिक का जो मतलब है वो है कंटिन्यूड रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें जो है ना रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वापस जो है ना प्रोडक्ट्स कंटिन्यू, यानी ये रिएक्शन कंटिन्यू ही होता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट्स अगेन क्या होते हैं जी, रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड रिएक्शन। ठीक है, तो इसको इसी वजह से हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो चलें इसके डेफिनेशन के हिसाब से हम पढ़ते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं। व्हेन अ रिएक्शन इज़ नॉट स्टॉप, यानी ऐसा रिएक्शन जो कंटिन्यू हो, स्टॉप ना हो। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स व्हेन रेट, यानी रेट को हमने पढ़ा था कल के, रेट का मतलब है स्पीड। तो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट, यानी स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल एंड हैपन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन की मदद से आप समझें ये जो हमने चीज़ पढ़ी कि भाई इट मीन्स व्हेन रेट या स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर देखें फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट्स जिस रेट पे या कंसंट्रेशन पे ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो कंटिन्यू ही, यानी वहाँ से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट्स अगेन क्या हो जाते हैं, एक कांस्टेंट पोजीशन या रेट या कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं कि जहाँ पर जो है ना सेम रेट पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएं और उसी रेट पे जो है ना प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज हो जाएं, यानी कांस्टेंट रेट हो और ये रिएक्शन कंटिन्यू हो, यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो। जिस तरह रिएक्टेंट्स जो है ना प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू प्रोसेस में हैं और जो इनका रेट या कंसंट्रेशन है वो एक कांस्टेंट पोजीशन में। तो हम इसी वजह से इसको क्या कह रहे हैं भाई, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। और ये देखें हैपन भी क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। हमने यहाँ पर देखा है ये अपोजिट जो है ना डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी रिएक्टेंट की एक अलग साइड है और प्रोडक्ट्स उसके अपोजिट में और प्रोडक्ट्स के अपोजिट में रिएक्टेंट्स हैं। तो ये हैपन हो रहा है पूरा का पूरा किस में, अपोजिट डायरेक्शन में हैपन हो रहा है। और हमने पढ़ा था कल कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ना वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस में। तो ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन एक मिसाल है, उसकी एक मिसाल है जो हमने कल भी डिस्कस किया था इसको, कि हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जब आयोडीन से रिएक्ट, यानी आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है तो फॉरवर्ड में रिएक्शन क्या बना रहा है, प्रोडक्ट 2 हाइड्रोजन या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है प्रोडक्ट्स की, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट्स यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाकर वापस रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस एक रिएक्शन है, इसी वजह से हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलें डियर स्टूडेंट्स, हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन को। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ मास सेक्शन को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, जो पहले भी हमने एक तो कर ली है लेकिन दूसरी को अभी करेंगे जो रिलेटेड है लॉ ऑफ मास सेक्शन के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं भाई रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमने इसको पहले भी पढ़ा है कि रेट जो होता है ना वो स्पीड है। ठीक है, स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ द जो है ना प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन या हम इसको रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद हम जो दूसरा टर्म यूज़ करते हैं वो है एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास सेक्शन को देखने के लिए। तो चलें समझें एक्टिव मास क्या चीज़ है। ठीक है, यानी एक्टिव मास को समझने के लिए हम, या एक्टिव मास किसे कहते हैं, वो मास है अ मास दैट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, यानी वो एक्टिव मास हम उसे कहते हैं जो रिएक्शन में क्या कहते हैं, हिस्सा लेता है। ठीक है, यानी जो रिएक्शन में हिस्सा लेगा हम उसे क्या कहेंगे भाई, वो एक्टिव मास है। और उसके अलावा इसकी अगर हम सही तरीके से डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एक्टिव मास। चलिए हम इसको एक इक्वेशन से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 2SO2 यानी 2 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड
वो रिएक्ट कर रहे हैं, यानी रिएक्ट कर रहा है ये सल्फ़र डाइऑक्साइड किसके साथ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हम 1 लिखते नहीं हैं रिएक्शन के अंदर, या यहाँ पर जो है ना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये ज़ाहिर करने के लिए कि भाई जो रिएक्टेंट्स यानी उनका क्या मोल है, यानी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, यानी एक्टिव मास उनका कितना है, तो इसीलिए मैंने ज़ाहिर करने के लिए इसको यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर देखें ये रिएक्टेंट्स हैं दोनों। अब इनकी कंसंट्रेशन को हम देखें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ना उसके 2 मोल्स हैं, यानी 2 मोल इज़ द एक्टिव मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। और यहाँ पर जो दूसरा रिएक्टेंट है वो है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन या मोल कितने हैं ऑक्सीजन के, 1 मोल इज़ द एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यही चीज़ है जो हमने यहाँ पर पढ़ी है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं और इनकी जो कंसंट्रेशन है यानी मास है, मोल्स हैं, मोलर कंसंट्रेशन है, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की 2 और ऑक्सीजन की 1 है। तो यही है जो ना हम एक्टिव मास रिएक्टिंग सब्सटेंस के साथ जितने नंबर ऑफ़ मोल्स लगे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई, एक्टिव मास कहते हैं। यानी यहाँ पर मैंने देखा है कि भाई यहाँ पर लिखा है कि 2 मोल्स है ना, ये मोलर कंसंट्रेशन है किसकी, सल्फ़र डाइऑक्साइड की, और एक्टिव मास में ऑक्सीजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 1 मोल है। अच्छा चले मोलर कंसंट्रेशन को हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करते हैं। तो हम इनको एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो एक्टिव मास है इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज़ मोल अपॉन क्यूबिक डेसीमीटर। और अगर हम इनकी अपान ख़त्म कर दें तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो हम आगे इसको पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन को। यहाँ पर जो है ना एक्टिव मास को समझना बहुत ज़रूरी था लॉ ऑफ मास सेक्शन में। तो इंशाल्लाह चलें आगे हम जो है ना लॉ ऑफ मास सेक्शन को समझने जा रहे हैं। अच्छा चलें जी, लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने जो पहले अभी समझा है कि एक्टिव मास के बाद जो है ना हम लॉ ऑफ मास सेक्शन की तरफ एक स्टेटमेंट के हवाले से आ रहे हैं। सबसे पहले जो ये लॉ था ना वो दिस लॉ वाज प्रोपोज्ड बाय 2 नॉर्वेजियन केमिस्ट्स। एक थे जी CN गोल्डबर्ग और दूसरे थे P वॉच। और ये जो प्रोपोज़ हुआ था लॉ ऑफ मास सेक्शन वो हुआ था 1869 में। इन 2 साइंटिस्ट के जो नाम है वो हमारी इस टेक्स्ट बुक में शामिल नहीं है या मेंशन नहीं किए गए, लेकिन ये फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो है ना उसमें दिए गए हैं, उसमें ये नाम लिखे गए हैं। तो एज अ नॉलेज की खातिर जो है ना यहाँ पर मैंने इस स्टेटमेंट को ज़्यादा यानी नेम्स को मेंशन कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन यानी स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ मास सेक्शन की क्या है, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को जो है ना आधा समझ रहे हैं, उसके बाद आधा समझ के यानी इसको मिसाल के साथ एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट का पहला हिस्सा जो है वो समझें, द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट्स, यानी जिस रेट पे जो है ना सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर जो है ना SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसका जो यानी रिएक्ट्स जो कर रहा है, ये जिस रेट पे हम उसको देख रहे हैं वो है उसका यानी 2 मोल्स हैं। ठीक है, 2 मोल्स पे जो है ना इसका एक्टिव मास है जहाँ से या जिस रेट पे ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और इंडिविजुअली देखें ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन जिस रेट पे जो है ना वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ये सब्सटेंस वो अपने जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने एक्टिव मास। यानी अब इसका 2 मोल्स हैं और इसके जो है ना 1 मोल है, तो यहाँ पर जो है ना SO2 2 मोल्स यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने एक्टिव मास पे, जिस पे ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। और ऑक्सीजन जिस रेट पे रिएक्ट कर रहा है वो सीधी निस्बत रख रहा है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने एक्टिव मास की। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सब्सटेंसेस की बात हो रही है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड 2 मोल्स यानी एट द रेट ऑफ 2 मोल्स पे रिएक्ट कर रहा है, जो अपने एक्टिव मास के लिए यानी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर ऑक्सीजन इंडिविजुअली क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने एक्टिव मास पे। चलिए अब देखते हैं हम स्टेटमेंट 2 को जो लॉ ऑफ मास सेक्शन के साथ रिलेटेड है।
बुक में तो एक ही साथ ये स्टेटमेंट दी हुई है, लेकिन जो है ना मैंने आसानी की वजह से समझने के लिए इसको अलग अलग बयान किया है, कोशिश की है। तो चलें इसको समझते हैं कि स्टेटमेंट 2 में क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में जो है ना वो होल रिएक्शन की बात होगी। स्टेटमेंट 1 में हमने जिस तरह के देखा कि स्टेटमेंट 1 में हमने इंडिविजुअल सब्सटेंसेस की बात की थी जो रिएक्टेंट साइड की तरफ थे, ठीक है, उनके रेट और यानी स्पीड के हवाले से, जो जिस रेट से हमने कहा था भाई वो रेट, जिस रेट पर रिएक्टेंट्स जो है ना वो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, अपने एक्टिव मास पे। और यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में हम किसकी बात करेंगे, पूरे होल रिएक्शन की। मैंने वही दो मिसालें जो स्टेटमेंट 1 में लिखी थी यहाँ पर समझने के लिए लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखें, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। यानी यहाँ पर हम अगर इंडिविजुअल साइड देखें यानी रिएक्टेंट साइड्स पे देखें कि जिस रेट के साथ जो है ना इंडिविजुअल सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, उसी स्पीड या रेट के साथ जो हमारी ये साइड है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड है, ये उसी जो है ना रेट की निस्बत से क्या करेंगे, रिएक्ट करके यानी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस हैं। यानी प्रोडक्ट्स का जो एक्टिव मास हो गया, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस और यहाँ पर जो है ना वो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बना है, अब ये जो इनका एक्टिव मास हो गया ये आपस में क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। यानी इस तरह हम अगर इसको कहें कि ये जो है ना स्टेटमेंट 2 में हम क्या बात कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से, कि यहाँ पर जो है हम होल रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि जिस रिएक्टेंट्स यानी रिएक्टेंट्स जिस रेट पर क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने एक्टिव मास के। और यही एक्टिव मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट साइड पे, यानी जो जिस रेट पे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरी मिसाल देखें, हाइड्रोजन उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 1 है, यानी इस स्पीड के साथ वो अपने दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो भी क्या है, 1 है। तो उसी स्पीड के साथ यानी रेट के साथ ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस रेट के, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड के रेट पे, ठीक है ना, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। और यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो इस मोलर कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, इनके एक्टिव मासेस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो हम इसको कह रहे हैं कि भाई जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर हम देखें दोनों डेफिनेशंस को मिला के, द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास and the rate of the reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances.